अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने उसी प्रोग्राम के साथ जो आपका बहुत ही पसंदीदा प्रोग्राम है, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग विद इन्फ्लुएंस। आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं एक ऐसे मौजू को जो कि यकीनन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग भी है। हम आज बात करेंगे जज्बाती गुफ्तगू की, यानी ऐसे कम्युनिकेशन स्टाइल की जिसमें हमारे जज्बात काफ़ी हाई होते हैं, जिसमें हमारी जज्बाती कैफियत जो है वो गुफ्तगू को मुतासर करती है। इससे पहले कि हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, मैं तारुफ़ कराऊंगी अपने माहिर का, जो कि हैं जनाब जाफ़र अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर का तारुफ़ ये है कि सर एक NLP एक्सपर्ट होने के साथ साथ कम्युनिकेशन पर बड़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं और विलिंग वेज में अपने मरीज़ों के साथ बड़े अच्छे अंदाज में काम करते हैं। तो सर, आज के प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि आपके साथ जज्बाती बातचीत या इमोशनल कम्युनिकेशन के ऊपर बात करें। तो आपको क्या लगता है, ये इमोशनल कम्युनिकेशन हकीकत में है क्या? जब हम इमोशंस की बात करते हैं, कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो जैसे इंसान सोशल एनिमल है, इंटरेक्ट करने वाला है, दूसरों से राब्ते बढ़ाने वाला है। तो राब्ते बढ़ाने में जो सबसे बुनियादी और बेसिक चीज़ है वो इंसान की कम्युनिकेशन है, बातचीत है। रिसर्च तो बताती हैं कि तकरीबन बहुत ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, कोई 10,000 साल पहले की बात है कि जब से इंसानों ने वर्ड्स और इस तरह से कम्युनिकेशन करने के हवाले से टर्म्स निकालना शुरू की। उससे पहले भी इंसान एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे, कम्युनिकेट करते थे, बातचीत करते थे, लेकिन वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होती थी। अब वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, दोनों में जो बेसिक चीज़ है वो इमोशंस हैं। मतलब ये है कि जब कम्युनिकेशन नहीं होती थी, इमोशंस तब भी होते थे, और इन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इंसानों ने एक तरीका निकाला, इन इमोशंस को दूसरे तक पहुंचाने के लिए एक तरीका निकाला, और वो तरीका कम्युनिकेशन था। यानी कि कम्युनिकेशन और इमोशंस आपस में इतने स्ट्रॉन्ग वे में जुड़े हुए हैं, ये कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। बिल्कुल। तो हम जब भी बातचीत करते हैं, किसी से जो भी बातचीत करते हैं, वो हमारी इमोशनल कम्युनिकेशन होती है। अब हम जो डिफरेंस बनाते हैं यहाँ पे वो ये होता है कि इसकी शिद्दत कितनी ज़्यादा है। अगर तो शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है हमारी इमोशंस की, हमारी गुफ्तगू में, तो हम कहते हैं कि ये कोई जज्बाती बातचीत चल रही है, ये कोई इमोशनल कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर हमारे इमोशंस थोड़े से स्टेबल हैं, नॉर्मल चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि शायद ये कोई जज्बाती गुफ्तगू नहीं है। सही। जो भी हमारी गुफ्तगू चल रही है, जो उसमें हमारे इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, जब इमोशंस ज़्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, तो वो हमारी इमोशनल कम्युनिकेशन हो जाती है। अच्छा, ये तो आपने बड़े अच्छे से डिफ़ाइन किया है कि इमोशंस जब किसी भी बातचीत में शामिल हो जाएं तो वो इमोशनल कम्युनिकेशन कहलाता है। लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ी सी रोशनी जो है वो इमोशंस पे भी डालें। इमोशंस आखिर हैं क्या, और ये डेवलप कैसे होते हैं, इनका ताल्लुक़ किस चीज़ से है? क्या ये हमारा कोई प्रीवियस एक्सपीरियंस डिफ़ाइन करता है, या हमारी कोई थॉट डिफ़ाइन करती है? हमारा मूड बनता कैसे है, मूड आता कहाँ से, इमोशंस हैं क्या? इनको थोड़ा सा ज़रा डिफ़ाइन कर दें। इमोशनल कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो पीछे ये वोकैबुलरी सामने आती है, जो कि ज़्यादातर लोग बातचीत करते हुए ओवर जनरलाइजेशन कर रहे होते हैं। जैसे वो बता रहे होते हैं कि हमारा मूड अच्छा नहीं है, मेरा मूड ख़राब है, या मैं इस तरह से थॉट मेरे इस किस्म के आ रहे हैं। तो मूड हमारा एक अलग चीज़ है, इमोशंस हमारे अलग चीज़ हैं, फीलिंग हमारी एक अलग चीज़ है। यही मैं चाह रही हूँ कि आप अलग अलग इन, क्योंकि जब भी लेमन टर्म्स में बात की जाए तो लोग बहुत सारी टर्म्स के बारे में कंफ्यूज होते हैं। जैसे वो अपने मूड के बारे में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं और वो बता अपनी कोई इमोशनल स्टेट रहे होते हैं, या अपनी किसी इमोशनल स्टेट को बताने के लिए वो अपने किसी मूड को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ आप बताएं कि फीलिंग्स क्या हैं, इमोशंस क्या हैं, थॉट्स क्या है, और मूड क्या है? फीलिंग, जो भी हम फील करते हैं, जो भी हम किसी भी एक स्टेट में, जगह पे बैठे हम फील कर रहे हैं, वो हमारी फीलिंग है। सिंपल वे में जो हम फील कर रहे हैं वो हमारी फीलिंग है, जो हम सोच रहे हैं वो हमारे थॉट हैं। अब फीलिंग्स हमारी साइकोलॉजिकल भी होती हैं, बायोलॉजिकल भी होती हैं। बायोलॉजिकल इस तरह से कि जिस तरह से हमारी सेंसेस होती हैं, हम अपने ख्वासे खमसा जिन्हें कहते हैं, सेंसेस से हम चीज़ों को परसीव करते हैं। इस तरह हमारी एक सेंस होती है साइकोलॉजिकल, वो भी किसी भी चीज़ के बारे में कुछ महसूस करती है, फील करती है। जो भी वो महसूस कर रही है, इट इज़ फीलिंग। अगर वो चीज़ों के बारे में, जैसे वो अच्छा फील कर रही है तो अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, जैसे पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, जो हम फील कर रहे हैं। तो उसके बाद हमारा थिंकिंग प्रोसेस आ जाता है। जो भी हम सोच रहे हैं, जो भी हमारे
सोचने का एक अंदाज है, वो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है, वो हमारे थॉट्स हैं। अच्छा, मैं चाहूँगी जाफ़र साहब, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, ये इनको डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ओवरलैपिंग है। लोग कंफ्यूज इसीलिए होते हैं क्योंकि ये इन चीज़ों का ताल्लुक़ एक दूसरे से इतना गहरा है कि समटाइम इंसान आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कि ये मेरी थॉट है या फिर मेरी फीलिंग्स हैं। सो मैं चाहती हूँ कि किसी एग्ज़ाम्पल के थ्रू आप बताएं, किसी सिचुएशन में आपकी फीलिंग्स क्या हो सकती हैं, वहाँ पर आपकी थॉट क्या हो सकती है, और उससे जनरेट होने वाला आपका मूड या इमोशन क्या हो सकता है। सो अगर हम इसको किसी सिचुएशन में ढाल के इस पे बात करें तो मेरा ख्याल है इसे समझाना, लोगों तक पहुँचाना हमें ज़्यादा आसान है। बिल्कुल। इसकी सिंपल सी मिसाल ये है, हम सुबह उठे हैं और जो हमारे घर के पास ही बगीचा है या बाग है या जहाँ पे हम वॉक करने जाते हैं, वॉक करने जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम बड़ा पुरसकून सा है और उससे बड़ी एक मज़े का तासुर पैदा हो रहा है। तो वहाँ पे खड़े होके हम सबसे पहले सुकून की कैफियत को महसूस करते हैं। वहाँ पे आप स्टिल खड़े हैं, जो चीज़ आपने सबसे पहले महसूस की, रिलैक्सेशन आपने वहाँ पे डेफिनेटली महसूस की, तो वो आपकी फीलिंग है। उस रिलैक्सेशन के बाद, वो फील करने के बाद एक थॉट आया कि बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और ये खुदा का एक हसीन कोई नज़ारा है जिसमें इस वक्त मैं हूँ। तो ये जो अभी थॉट चल रहा है ये आपका थिंकिंग का प्रोसेस है, ये आपका थॉट है। मूड होता है हमारी करंट स्टेट ऑफ माइंड। वहाँ पे खड़े खड़े आपको अच्छी फीलिंग आई, आपने पॉजिटिव थॉट दिया अपने आप को, और आपका करंट स्टेट यानी करंट माइंड स्टेट जो है, आपकी मेंटल स्टेट है, जो आपका मूड है वो पॉजिटिव हो गया, बड़ा अच्छा हैप्पी वाला हो गया, आपको खुशी का एक एहसास होने लगा, यूफोरिया फीलिंग्स आने लगी, तो मूड अब आपका एलिवेट हो गया। अब उसके बाद हमारी इमोशंस आती हैं। फीलिंग्स जब हमारी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, ज़्यादा लंबे अर्से तक स्टे करती हैं, तो फिर ये हमारे साइकोलॉजिकल लेवल पे और बायोलॉजिकल लेवल पे एक चेंज डेवलप करती हैं, जिसकी वजह से हमारा बिहेवियर या थॉट पैटर्न बदल जाता है, इफेक्ट होता है। तो ये हमारे इमोशंस होते हैं। मूड हमारा थोड़े अरसे के लिए भी हो सकता है कि आप किसी जगह पे गए, आपने अच्छा फील किया, थोड़े अरसे के लिए अच्छा फील किया है, लेकिन इमोशन थोड़े से ज़्यादा लंबे अरसे तक रुक सकते हैं। आपका मूड फ़ौरन से एक से दूसरे में शिफ्ट हो सकता है, लेकिन थॉट्स थोड़ा सा या इमोशंस जो हमारे होते हैं वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। रिसर्चेस बताती हैं कि अगर हम एक बार इमोशनली चार्ज अप हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, तो कोई 20 मिनट के करीब लगते हैं हमें दोबारा से रिलैक्स होने में, उसी कैफियत में वापस आने में। तो जो हम फील करते हैं वो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हम सोचते हैं वो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारी करंट स्टेट ऑफ माइंड है वो हमारा मूड है, और जब ये फीलिंग्स कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं और बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल लेवल पे एक चेंज डेवलप करती हैं, तो ये हमारे इमोशंस हैं। इमोशंस हैं। बहुत ही शानदार अंदाज में आपने बताया हमारे नाजरीन को। मुझे यकीन है कि ये डेफिनेशंस आपको ज़रूर हेल्प करेंगी। यहाँ पर मैं इस चीज़ को एलैबोरेट करने के लिए मैं चाहती हूँ एक सवाल आप मेरा और उसको एड्रेस करें कि ये जो अभी आपने मिसाल देते वक्त किसी लुत्फ़ का, मज़े का ज़िक्र किया या आपने गुस्से का, एंगर का ज़िक्र किया, तो इससे मेरे ज़हन में एक चीज़ आ रही है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ वोकैबुलरी ऐसी होती है जो किसी न किसी इमोशनल स्टेट को डिस्प्ले कर रही होती है, यानी किसी लफ्ज़ के पीछे किसी इमोशन का या किसी फीलिंग का कोई ख़ास यानी पाया जाता है, कोई ना कोई शक्ल। तो मैं चाहती हूँ कुछ थोड़ी सी इमोशनल वोकैबुलरी आप हमें बताएं कि कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनके थ्रू हम किसी न किसी इमोशनल स्टेट को डिपिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इससे फिर हमें ख़ुद अपने मूड को जानने में भी मदद मिलती है कि हम इस वक्त किस मूड में हैं या क्या फ़ील कर रहे हैं, और इसी तरह हमें दूसरों के बारे में भी समझने का मौका मिलता है। तो थोड़ी सी अगर वोकैबुलरी बता दें। इमोशनल वोकैबुलरी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे अगर आपको प्यास लगी और आप किसी से कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, और उससे पानी की अंडरस्टैंडिंग चाय से, और वो आपको उस टाइम पे चाय ला दे, यानी कि आपकी वोकैबुलरी ने टोटल, आपकी वोकैबुलरी ने अंडरस्टैंड करने वाली वोकैबुलरी ने टोटल एक सिनेरियो ही चेंज कर दिया कि आप गर्मी से आए हैं और गर्मी में आपको पसीना आ रहा है, प्यास लग रही है, और आपने ठंडा पानी मांगा और उन्होंने आगे से गर्म चाय दे दी। सही। हमारे इमोशंस भी बिल्कुल ऐसे ही हैं कि जब हम अपने इमोशंस के थ्रू सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते, मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती, हम फील कुछ और कर रहे होते हैं, बता कुछ और रहे होते हैं, या
हम फील कुछ और कर रहे हैं और सामने से अंडरस्टैंड करने वाले की वोकेबलरी मुख्तलिफ है, तो फिर ये कभी भी कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि अगर हम दोनों यहाँ पे बैठे बातचीत कर रहे हैं और मुझे उर्दू, इंग्लिश या जो भी हमारी मदर लैंग्वेजेस हैं उनमें महारत हासिल है और आप फ्रेंच बोलना शुरू कर दें या मैं कोई और ज़ुबान ऐसी बोलना शुरू कर दूं जो हमारे नाज़रीन को यहाँ पे समझ ही ना आए, या मैं आपसे सवाल इमोशनल वोकैबुलरी के बारे में पूछूं और आप मुझे जवाब में टॉक्सिक शेम बताना शुरू हो जाए क्योंकि आपकी कमांड भी उस पर काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल, ये अब वोकैबुलरीज जानना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम फील करें वो हम एक्सप्रेस भी कर पाएँ। सही, हम इंसान मेरा एक ज़ाती तजर्बा लोगों से बातचीत करते हुए, आपका भी यकीनन होगा, आप बहुत आपका एक्सपीरियंस है क्लाइंट्स के साथ काम करने का, ज़्यादातर लोगों को ज़्यादा टर्म्स का पता होता है लेकिन आइडेंटिफिकेशन नहीं होती। और दूसरा, आप उन टर्म्स को जिस वे में डिफ़ाइन कर रहे होते हैं, लोगों की वोकैबुलरी में वो टर्म्स जो हैं वो किसी और वे में फिक्स हुई भी होती हैं, तो ये लिमिटेशंस तो होती हैं। जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सेल्फ अस्टीम पे मैं किसी से बातचीत कर रहा था तो मैंने उनसे पूछा कि सेल्फ अस्टीम के बारे में आपकी क्या जनरल अंडरस्टैंडिंग है, तो उन्होंने बड़ा ओड सा आंसर किया कि आप मुझे कुछ कह के तो दिखाएं तो फिर मैं आपको बताता हूँ और जो मैं रिएक्शन करूँगा वो मेरी सेल्फ अस्टीम होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में दूर दूर तक सेल्फ अस्टीम से उसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। यानी वो डिफ़ाइन कर रहे थे किसी ऐसे इमेज को जो उनको लगता है कि उनका आपके बारे में है, या वो कोई इमेज जो है उनका आप ख़राब करना चाह रहे हैं, जबकि हम तो सेल्फ एस्टीम को किसी और वे में इसको डिफ़ाइन करते हैं। बल्कि आज एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ कि हमारे एक व्यूअर ने एक सवाल भी भेजा हुआ है जिसके बारे में मैं आपको प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में ज़हमत दूंगी कि आप उसके ऊपर भी बातचीत करें। इसके साथ ही मुझे याद आया कि मैं अपने नाजरीन से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप किसी भी बारे में हमसे सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं और आप चाहते हैं हम और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करें, तो आप कमेंट्स के ज़रिए अपने सवालात भेज दीजिए, अपने सजेशंस भेज दीजिए ताकि हम अपने प्रोग्राम को मज़ीद इम्प्रूव कर सकें। और हमें बहुत खुशी है कि बहुत सारे लोग हमें अपने क्वेश्चंस भेजते भी हैं और हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उनको एड्रेस भी करें। वापस आते हैं मौजू के ऊपर। सर, आपने बड़े अच्छे से वोकैबुलरी भी हमारे सामने शेयर की, कुछ थोड़ी सी वोकैबुलरी और बता दें, फिर मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सवाल है जो कि यकीनन आप एंजॉय करेंगे। वोकैबुलरी के बारे में हम बात करते हैं, वही इमोशंस डिफाइन करती हैं, आइडेंटिफाई करती हैं भी यहाँ पे। जैसे हम बात करते हैं कि लव का एक इमोशन है, तो लव के इमोशन की जब भी हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी की केयर करते हैं, आप उसके साथ अटैचमेंट रखना चाहती हैं और आपकी उनके साथ कोई कमिटमेंट है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, जब ये तीन चीज़ें कंप्लीट हैं तो फिर आप किसी से कह सकते हैं कि मेरी लव की फीलिंग इनके साथ हैं। अब लव की टाइप्स डिफरेंट हैं, जैसे कोई रोमांटिक लव में होता है, कोई पेरेंट्स के साथ लव में होता है, कोई सिबलिंग्स के साथ लव में होता है, कोई बच्चों के साथ लव में होता है, दोस्तों के साथ लव में होता है। तो टाइप्स अलग अलग हैं, लेकिन सब में जो कॉमन फैक्टर है वो ये है कि आप उनकी केयर करते हैं, आप उनके साथ कमिटमेंट जो भी करते हैं और आप उनके साथ अटैच रहना चाहते हैं। अगर आप ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ फील करती हैं तो फिर ये आपका लव है। आगे जाके डिफाइन करेंगे किस टाइप का है। अब लाइकिंग थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मोस्टली लोग समझते हैं कि लव करना और लाइक करना कोई एक ही चीज़ है। लाइक करना किसी भी पर्सन के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में जो आपकी पॉजिटिव इवेल्युएशन है वो लाइक करना कहलाती है। अगर आप किसी पर्सन के बारे में पॉजिटिव इवेल्युएशन रखते हैं कि वो एक अच्छा इंसान है, इसका मतलब आप उसे लाइक करते हैं। अब लाजमी नहीं कि जिसे आप लाइक करते हैं आप उसे लव भी करते हैं, और ये भी लाजमी नहीं कि जिसे आप लाइक करते हैं उसे लव नहीं करते। ये भी लाजमी नहीं कि जिसे आप लव करते हैं उसे आप लाइक भी करें। ये वैसे बड़ी अजीब बात है। समटाइम ऐसा होता है कि हम एक ऐसे रिलेशन के साथ चल रहे होते हैं जहाँ पे हम ना छोड़ने की कैफियत में होते हैं ना जुड़ने की कैफियत में होते हैं, जिसे कोडिपेंडेंसी कहते हैं। हम लाइक भी नहीं कर रहे होते लेकिन छोड़ भी नहीं पा रहे, मतलब अटैचमेंट भी स्ट्रॉन्ग है, केयर भी कर रहे होते हैं और कमिटमेंट भी है। इसके लिए बड़ी मशहूर टर्म है जिसे हम लव हेट रिलेशनशिप भी कहते हैं, जिसमें कि ना बनाए ना बने और ना छुड़ाए ना छुटे। वो बड़ा अजीब व गरीब सा, जिसे हम एडिक्शन या रिलेशनशिप की एडिक्शन के तौर पे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। सो इमोशंस को इतना आसान नहीं समझना चाहिए, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है। ऐसे पैशन है, यही लव, मतलब जब आपकी पॉजिटिव इवैल्यूएशन लाइकिंग और लव बढ़ता हुआ, जब नोवेलिटी को
और क्रिएशन को ऐड कर दे कि आप उस चीज़ में क्यूरियोसिटी आपकी आ गई और कुछ आप नया करना चाहते हैं, फिर वो आपका पैशन है। सो अब आप जिस चीज़ के साथ पैशन है, लव है, लाइकिंग है, आप अलग अलग कर लें। जो बेसिक ह्यूमन इमोशन है वो दो हैं। अच्छा, इसी तरह पैशन है तो फिर ऑब्सेशन भी है। अगर मैं कहूँ कि आप ऑब्सेशन को भी डिफाइन करें, क्योंकि वो एक नेगेटिव टर्म में आ जाता है, और देखा जाए तो वहाँ पर भी किसी काम को करने की का जो जज्बा है वो काफ़ी पीक पे नज़र आता है, लेकिन वो एक नेगेटिव टर्म है। बिल्कुल। अब ऑब्सेशन नेगेटिव इस तरह से है कि जो क्यूरियोसिटी और आपकी इन्वॉल्वमेंट बढ़ती जा रही है या नोवेल्टी आती जा रही है, अब इनमें नोवेल्टी रुक जाती है। ऑब्सेशन जब आता है तो ऑब्सेशन में जो सबसे कॉमन चीज़ होती है, एक ही थॉट को या एक ही ऑब्सेशन और उसके साथ कंपल्शन जब ऐड होना शुरू हो जाता है, एक ही थॉट को बार बार सोचते हैं, वहाँ पे आके आप स्टक हो जाते हैं। अगर आप एक चीज़ को बेहतर करना शुरू हो गए तो आप उससे ही बेहतर करते जाएंगे, नोवेल्टी और क्यूरियोसिटी दोनों चीज़ें कम होती जाएंगी, शायद आप ज़्यादा फोकस उसी पे करना शुरू कर देंगे। और नेगेटिव होने की सबसे जो एक बड़ी रीज़न है ये है कि इससे आपकी फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपकी फंक्शनैलिटी उस लेवल की नहीं रहेगी। दो किस्म के बेसिक इमोशंस हैं, लव एंड फियर। या हम चीज़ों को लव से ऑपरेट करते हैं या फियर से ऑपरेट करते हैं। फियर में आगे जाके हॉस्टाइल और सैडनेस दो ये और अलग हो जाती हैं कि एक तो हॉस्टाइल फील करते हैं, यानी कि कंफर्ट फील नहीं करते। जहाँ पे आप कंफर्ट फील नहीं कर रहे, डेंजर चाहे नहीं भी फील कर रहे, आप वैसे ही कंफर्ट फील नहीं कर रहे, वो हॉस्टाइल एक सिचुएशन है। सैडनेस कुछ और है, जिसमें आपका मूड लो होता है और आप फिजिकल लेवल पे किसी चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जिसमें लो एनर्जी आती है, ये सैडनेस है। अब सैडनेस जब प्रोलॉन्ग होती है, जिसमें आपकी नींद डिस्टर्ब होती है, भूख प्यास डिस्टर्ब होती है और आपको कम होने का एहसास होता है, तो फिर डिप्रेशन आगे जाके बिल्कुल, ये सैडनेस में, डिप्रेशन में, हॉस्टाइल में फ़र्क है। एंगर वो है जहाँ पे आपको कोई थ्रेट की फीलिंग हो या हार्म की फीलिंग हो, और वो हार्म की फीलिंग आपको अपने आप से भी हो सकती है और दूसरों से भी हो सकती है। जहाँ पे आपको ये लगे कि हार्म होगा या नुकसान होगा, तो वो एंगर है। अब एंगर पैसिव भी होता है, एंगर एक्टिव भी होता है। पैसिव वो होता है जो अपनी तरफ, वो लोग सेल्फ हार्म की तरफ जाते हैं या बातों बातों में जलते करते रहते हैं, ये एक तरीका है एग्रेशन का एक्सप्रेस करने का। और दूसरों को नुकसान पहुंचाने का वो एक एक्टिव तरीका है, जिसमें लोग तोड़ फोड़ करते हैं, चीखते चिल्लाते हैं, शोर गोगा करते हैं, यानी कि एंगर को डिस्प्लेस करते हैं, या एक कहिए कि एंगर का आउटबर्स्ट होता है और एग्रेशन में चेंज हो जाता है। इसी तरह से एक कंटेम्प्ट, यानी कि हकारत का एक इमोशन है, जिसे लोग कहते हैं कि हकारत का जहाँ भी आता है वो ये आता है कि दूसरा पर्सन आपको ऐसा फील करवा रहा है कि आप उसके लेवल के नहीं हैं, आप उससे कम हैं। तो ये जो कॉमन इमोशंस हैं तकरीबन 10 से 12 हैं, वैसे तो बहुत एक लंबी इनकी लिस्ट है। डिक्शनरी में ये जो कॉमन इमोशंस हैं हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और इन्हीं की वजह से हम कंफ्यूज हो रहे होते हैं। हमें नहीं आइडिया हो रहा मैं हॉस्टाइल में हूँ या मैं एंगर में हूँ, मैं लव में हूँ या मैं लाइकिंग में हूँ, मैं पैशन के साथ हूँ या मैं ऑब्सेशन के साथ हूँ, और या मैं सैडनेस में हूँ या मैं डिप्रेशन में हूँ या मैं हैप्पीनेस में हूँ। हैप्पीनेस में अब एनर्जी फील होती है, एक्साइटमेंट होती है, और एक यूफोरिया होता है जिसमें एक्सट्रीम हैप्पीनेस होती है, जिसमें नुकसान की सूरत हाल भी आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें मिलके जब इमोशंस, ये एक इमोशंस की आइडेंटिफिकेशन है। इमोशंस को आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, पहचान लेना चाहिए। अब ये सारे इमोशंस मिलके हमारी इमोशनल कम्युनिकेशन, जो कि आज का हमारा टॉपिक है, वो जनरेट करती हैं। अब सारे इमोशंस अपनी अपनी जगह पे जब हाई होते हैं या एक नॉर्मल स्टेट से आगे आते हैं, तो वो सारी सिचुएशंस इमोशनल कम्युनिकेशन की सिचुएशंस बन जाती हैं। जैसे हमें लगता है कि इमोशनल सिचुएशन वही होती हैं जहाँ हमें गुस्सा आता है, ऐसा नहीं होता। जहाँ हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस फील हो रही है, तो वो भी हमारी बहुत ज़्यादा इमोशनल कम्युनिकेशन, एक्साइटमेंट है, या बहुत ज़्यादा हम यानी किसी भी सिचुएशन में हमारी जो फीलिंग्स हैं वो किसी ऊपर के दर्जे की है, तो फिर इसका मतलब है कि फिर वो इमोशनल सिचुएशन में, बिल्कुल वो इमोशनल, और वहाँ पे जो बातचीत हो रही होती है वो इमोशनल कम्युनिकेशन होती है। ये इमोशनल कम्युनिकेशन हैप्पीनेस में हो सकती है, आपने किसी को विश करने एकदम से आपको पता चला कि आपका कोई अजीज कोई बड़ी कामयाबी उसने गेन की है, तो अब आप उनसे कॉल करने जा रहे हैं, आपके इमोशनल चार्ज आप पे हाई है, तो ये इमोशनल कम्युनिकेशन है। अचानक से आपको किसी बुरी खबर का आइडिया हो गया, आपको पता चला आपको कोई अजीज बीमार हो गए, किसी को अपने कॉल करनी, हाल चाल पूछने,
अब आपके ग्रीफ वाली साइड के इमोशंस चार्ज अप हैं, लो वाले चार्ज अप हैं, तो अब आप अभी इमोशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ गुस्से से बात कर रहे हैं फिर भी इमोशनल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। अब आप इंतहा का किसी से प्यार कर रहे हैं और बड़े रिलैक्स स्टेट में बैठे हैं, आप उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो जैसे माँ अपने बच्चे से कर रही होती है, स्लो डाउन में लेके गोद में प्यार से बातचीत कर रही, ये भी इमोशनल कम्युनिकेशन है। अब इनमें प्यार का जो भी इमोशन है, लव का इमोशन है, वो पीक पे है। तो जब हम इमोशनल कम्युनिकेशन करते हैं और इफेक्टिव वे में नहीं कर पाते तो फिर हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं इमोशनल कम्युनिकेशन। अच्छा, इससे पहले कि हम ये इफ़ेक्टिव वे की बात करें, क्योंकि आपने मिस्टेक्स का भी यहाँ जिक्र कर दिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत नुक्ता मेरे जहन में आ रहा है। आप डिफरेंट सिचुएशंस के ऊपर बात कर रहे हैं, डिफरेंट इमोशंस को आप बता रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो हमारे यहाँ काफ़ी कंट्रोवर्शियल रही है, जिसमें हम हमेशा ही बहुत सारे रूल्स जो हैं वो मर्दों के लिए कुछ और बनाते हैं, औरतों के लिए कुछ और बनाते हैं। तो यहाँ पर मेरे जहन में आ रहा है कि क्या ऐसा होता है कि इमोशनल कम्युनिकेशन में मर्द हजरात किसी और वे में डिस्प्ले करते हो अपने इमोशंस, क्योंकि अमूमन कहा जाता है कि मर्द जो है वो अपने आंसू जो है वो किसी को नहीं दिखाते, जबकि ख़वातीन बात बे बात रो भी पड़ती हैं। क्या कोई जेंडर डिफरेंसेस साइंस भी डिपिक्ट करती है कि इमोशनल स्टेट में कम्युनिकेशन का कोई डिफरेंस होता है एज जेंडर डिफरेंसेस के साथ साथ? सो आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्चेज हैं और बहुत लंबी रिसर्चेज हैं इनके पीछे कि जेंडर डिफरेंस होता है इमोशनल कम्युनिकेशन में। ठीक है। साइंस जो बात करती है वो बताती है कि औरतें अपने इमोशंस के बारे में ज़्यादा बहादुर होती हैं, ज़्यादा ब्रेव होती हैं। वो अपने इमोशंस को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस करती हैं, वो अपने इमोशंस को बड़े अच्छे तरीके से पोर्ट्रे करती हैं और कन्वे भी बड़े अच्छे तरीके से करती हैं। ठीक है। यहाँ पे फेमिनिटी या मैस्कुलिनिटी हम बात करते हैं सोसाइटी की, जो कि एक ग्लोबल कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल कॉन्सेप्ट है कि जो मेल्स हैं वो अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते, वो रोते नहीं किसी के सामने में, लेकिन फीमेल्स अगर ऐसा कर लेती हैं तो इनमें फीमेल्स की बहादुरी है। और ये फीमेल्स ऐसा इसलिए करती हैं क्योंकि वो बायोलॉजिकल जो उनका पीछे से ऑपरेट करने वाला सिस्टम है वो मर्दों से डिफरेंट है। ठीक है। अब ये इतना बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस नहीं होता कि औरतें हमेशा से ही रोती धोती रहती हैं या मेल ऐसा नहीं करते। ये पॉजिटिव साइन होता है कि अब अगर आप जो फील कर रहे हैं अगर आप वो कह सकते हैं तो आप असर्टिव हैं। जो आप फील कर रहे हैं अगर वो आप दूसरे बंदे को कन्वे कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपना ख्याल रखते हैं, आपकी इमोशनल हाइजीन बेहतर है। अगर आप इमोशनली तौर पे अपसेट हैं या किसी से कोई नॉय फील कर रहे हैं लेकिन आप कह नहीं पाते, आपको रोना आ रहा है लेकिन आप प्रॉपर सिचुएशन में भी रो नहीं पाते, जिसका मतलब ये है कि आपकी इमोशनल हाइजीन वीक है, उस पर काम होने वाला है। अब आपको डेर चाहिए, आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, अपनी इमोशनल सेल्फ हाइजीन को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो जो ऑपरेट करने वाला सिस्टम है पीछे से वो डिफरेंट है। वो इस तरह से जो औरतों में हार्मोन्स होते हैं वो इस चीज़ की फेवर में होते हैं कि वो इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करें, कम्युनिकेट करें। जैसे ऑक्सीटोसिन होता है, जैसे एस्ट्रोजन होता है, ये जो हार्मोन्स हैं ये औरतों को हेल्प करते हैं कि वो अपने इमोशंस को खुल के एक्सप्रेस करें। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है, मेल में वेस्पर्सन हार्मोन होता है जो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग और चीज़ों की तरफ जाते हैं, चीज़ों को फिक्स करने की तरफ जाते हैं। अगर आप किसी फीमेल से अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और वो सुन लेती हैं और उसके बाद वो फ़ौरन से आपको सोल्यूशन नहीं बताएंगी, वो मोस्टली आपको वैलिडेट करेंगी, उनकी इमोशनल कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी होगी, वो आपको वैलिडेट करेंगी, वो आपको अच्छा फील करवाएंगी, अच्छा ऐसा हो जाता है, वो उनके साथ भी हो गया, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, आप हौसला रखें, ऐसे कामों में ऐसा हो जाता है। मेल्स की ओरिएंटेशन साइंटिफिकली दो टोक डिसीजन सुनाते हैं। कम्युनिकेशन करते वक्त जब जज्बाती कैफियत होती है तो मर्द और औरत का क्या तजाद होता है, औरतें किस तरह से अपने जज्बात को डिपेक्ट करती हैं और इस बारे में साइंसेस क्या कहती हैं, रिसर्चेस क्या बताती हैं कि मर्दों का अंदाज़े गुफ्तगू जज्बात के दौरान क्या होता है? जी सर। हम बातचीत कर रहे थे कि मेल्स और फीमेल्स का इमोशनल कम्युनिकेशन यानी कि ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें हमारे इमोशंस थोड़े हाई हो जाते हैं और हम जज्बातियों के बातचीत कर रहे हो तो वहाँ पे मेल्स हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जाती हैं। वो फ़ौरन से आपको एक ऐसा मशवरा देंगे कि आप इस तरह से कर लें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी या इस तरह से कर लें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, और फीमेल्स आपको थोड़ा सा वैलिडेट करने की तरफ जा रहे हैं। अब ये एक जर्नल स्टडी है, इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि हर मेल और फीमेल इस तरह से करता है,
जो लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग आगे आते जाते हैं, जिसे इमोशनल इंटेलिजेंसी कहते हैं। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हैं, अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं, दूसरों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करना सीख जाते हैं, ना सिर्फ अंडरस्टैंड करना बल्कि मैनेज करना भी सीख जाते हैं, तो उन लोगों का स्टाइल थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। वहाँ पे आके ट्रेनिंग के बाद, लर्निंग के बाद तो जेंडर डिफरेंस, ये कोई बहुत बड़ा जेंडर डिफरेंस नहीं रहता। वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाती हैं। वहाँ पे आके काफ़ी हद तक मेल्स फीमेल्स आपने देखें हमारी लाइफ में जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो जो अच्छे EQ के साथ हैं, इमोशनल इंटेलिजेंसी अच्छी है जिनकी, तो वो इस तरह से नहीं कर रहे होते। उनका तरीका तकरीबन सेम होता है। वो वैलिडेट भी करते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स जानदार होती हैं, वो लिसनिंग में बड़ी महारत रखते हैं, उन चीज़ों को सुनते हैं और फिर उसके बाद बगौर सुनते हैं, फिर अंडरस्टैंड करते हैं और फिर आप अगर सोल्यूशन चाहिए तो फिर आपको सोल्यूशन देते हैं। अच्छा, मेल्स और फीमेल्स में ये डिफरेंस होता है, लेकिन यानी इसको जर्नलाइज तो कर सकते हैं लेकिन स्पेसिफाई नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें मैं अब जो मेरा मेन क्वेश्चन है मैं उसकी तरफ आती हूँ कि मैं ये चाहती हूँ कि हमने इतनी डिस्कशन की है इमोशनल कम्युनिकेशन के ऊपर। आपने हमें बड़े अच्छे अंदाज में इमोशंस के बारे में बताया है, फीलिंग्स के बारे में बताया है, वोकैबुलरी के बारे में बताया है। मैं चाहती हूँ कि अब आप कोई मुअस्सर अंदाज़ भी बताएं हमें, कोई ऐसा अंदाज़े गुफ्तगू बताएं जहाँ हमारे इमोशंस जो हैं वो अच्छी स्टेट में हो, यानी किसी पीक पर हो, हायर इमोशनल स्टेट हो, और हम बातचीत करना चाहते हो तो फिर वो कौन से वेज़ हैं ऐसे जिनके थ्रू हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी सवाल है और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बिल्कुल ज़रूर। सबसे पहले तो हमें अपनी इमोशनल वोकैबुलरी को बेहतर करना होगा। ठीक है। हमें पता हो हम फील क्या कर रहे हैं और हम जो फील कर रहे हैं वो हमें कन्वे करना आता हो। हमें पता हो हम किसी से हॉस्टाइल फील कर रहे हैं या एंगर फील कर रहे हैं। हमें पता हो कि हम किसी के साथ जेलसी के साथ हैं या हेट के साथ हैं, यानी कंफर्टेबल हैं या नहीं हैं। बिल्कुल, हमें ये माइनर डिफरेंस आते हो, हमें इन चीज़ों का पता हो कि हम फील क्या कर रहे हैं। इनफैक्ट ठीक है, जब हम ये चीज़ सीख लेते हैं कि अब हम फील क्या कर रहे हैं, हमारी वोकैबुलरी, इमोशनल वोकैबुलरी अच्छी होती है, तो फिर हम एक सेल्फ डायग्नोज बनाते हैं। फिर हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं अपने इमोशंस की कि हम इस वक्त ये फील कर रहे हैं। पहला काम हमारा हो गया कि अब हमने मैसेज कन्वे क्या करना है। उसके बाद फिर एक ऐसा सोर्स तलाश करें कि आप अपने इमोशन को इस तरह से कन्वे करें कि उसकी वैलिडेशन हो और दूसरा बंदा उसका रिगार्ड करे, उसे अंडरस्टैंड भी करे। उसके लिए एक प्रॉपर, पहले आप अगर इमोशनली चार्ज अप हैं, हाई हैं, कोई इमोशनल कम्युनिकेशन आपकी हो रही है जिसे हम क्रूशल कन्वर्सेशन की बात करते हैं, अगर आप किसी ऐसी स्टेट में हैं तो पहले अपने आप को रिलैक्स करें। देखें कि अगर आप गुस्से में और इस वक्त जो बातचीत करेंगे वो ज़्यादा अग्रेशन की तरफ जाएगी या मज़ीद गुस्सा बढ़ाएगी, तो उस वक्त रुक जाएं। पहले अपने इमोशंस को कूल काम करें, जो तकरीबन 10 से 20 मिनट स्टार्ट में लगते हैं, और उसके बाद बार बार की रिहर्सल से थोड़े कम अरसे में हम अपने इमोशंस को मैनेज कर लेते हैं, रेगुलेट कर लेते हैं। फिर हम डिसाइड करें कि हम किस पर्सन के साथ ये बातचीत करने जा रहे हैं। हमें अगले पर्सन के साथ कुछ आइडिया होना चाहिए कि जिनसे हम बातचीत करेंगे वो सुनने के लिहाज से कैसे हैं। अगर तो वो सुनने के लिहाज से मुख्तसर से सुनने वाले हैं, कम सुनने वाले हैं, तो हम सिर्फ अपनी फीलिंग्स का इजहार करेंगे। अगर हमें लगता है कि अब सुनने वाले पर्सन के साथ साथ किसी सिचुएशन में है कि जब हम उनसे बातचीत करें वो जल्दी में तो नहीं है, वो उठ के तो नहीं जाने वाले, या उनको कोई और काम तो नहीं है, अगर कोई ऐसी स्टेट है तो फिर हम कोई टाइम उनके साथ डिसाइड कर लें कि इस टाइम पे हम बात करेंगे। और जब हम बातचीत कर रहे हों तो हमें ऐसे बातचीत करें जैसे कोई बड़ी ज़रूरी बातचीत करें, और इमोशन से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है, क्योंकि इमोशंस को जब हम वैलिडेट करते हैं तो हम फील करवाते हैं कि अगला बंदा रिस्पेक्ट फील कर रहा है या हम उसे ओन कर रहे हैं। जब हम इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो इमोशंस को ऑन करना चाहिए, उनकी ज़िम्मेदारी लेना चाहिए। ये कहने के बजाय कि आपने मुझे गुस्सा दिलाया, ये अब ब्लेमिंग में है, इसे हम इमोशंस को ऑन नहीं कर रहे। हमेशा इस तरह से बातचीत करनी चाहिए कि मुझे एंग्री फील हो रहा है, ये बातें सुन के, यानी आई लैंग्वेज का यूज़ करना चाहिए बजाय इसके कि आप किसी के रवैये को पॉइंट आउट करें, बल्कि आप अपनी इमोशनल कंडीशन को या अपनी फीलिंग्स को डिपिक्ट करते हुए नजर आए उसमें। बिल्कुल, टाइम सेलेक्ट करें, पर्सन सेलेक्ट करें, इमोशंस को ऑन करें। और जब आप इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हों तो कभी भी आपका पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि आपने दूसरे बंदे को हर्ट करना है या बुरा फील करवाना है। आपका पर्पस सिर्फ ये होना चाहिए कि आपने अपने इमोशंस कन्वे करने हैं, आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद फिर आप अपनी सेल्फ टॉक को मोनीटर करते रहें। जो आप बातचीत कर रहे हैं आप उसे मोनीटर करें कि जो मैं बातचीत अभी कर रहा हूँ ये इफेक्टिव हो भी रही है, नहीं हो रही। वो मिररिंग का एक
कॉन्सेप्ट है कि दूसरे बंदे के तासुर के, आपकी बातचीत सुन के वो फील कैसा कर रहे हैं, या दूसरा बंदा अगर बातचीत कर रहा है आप अच्छा फील नहीं कर रहे तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने अंदाज से, अपने वे ऑफ परसेप्शन से फील करवाएं कि उस वक्त आप फील कैसा कर रहे हैं। जब भी आप बातचीत करें तो म्यूचुअल गोल्स जो हमारे हैं उनको सामने रखें कि हमारा म्यूचुअल गोल इस रिलेशन को बेहतर लेके चलना है, इस रिलेशन को हम आगे की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो बेसिक पर्पस ये है, और बेसिक जो हमारा गोल होता है वो अपसेट नहीं होना चाहिए, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इमोशन एक्सप्रेस करते हुए अपने रिलेशन को इस स्टेज पे, सही, या आप अपनी बुनियादी कंटेंट से हट जाएं और आप अपनी किसी और ट्रांस में आकर तो बातचीत जो है वो ख़राब कर दें। सो अपने स्टैंड के ऊपर ही बात करनी चाहिए। अब सिचुएशन को ओवरऑल एवेल्युएट करना, जैसे अभी आप किसी से बात कर रहे हैं तो ये एक ग्रीफ की स्टेट है तो आप और तरीके से बातचीत करेंगे, इमोशंस को और तरीके से एक्सप्रेस करेंगे। अगर आप खुशी के साथ किसी को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं तो आपके अल्फाज थोड़े से और होंगे। और इन सारी चीज़ों में जो बहुत बुनियादी चीज़ है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज है, वो हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज उस वक्त कैसी है, जो हम कह रहे हैं क्या वो उसका साथ भी दे रही है। और इमोशंस कहते हुए हम आर्टिफिशियल इमोशन एक्सप्रेस पॉसिबल नहीं है आसानी से हमारा कन्वे करना। यानी कि अगर जो हम फील नहीं कर रहे, अगर हम वो कहते हैं तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि शायद ये इस वक्त आपकी ट्रू फीलिंग्स नहीं है। तो जब भी बातचीत करें अपने इमोशनल कम्युनिकेशन में या इमोशंस के हवाले से बातचीत करते हुए तो कंफर्म करें कि जो आप बातचीत कर रहे हैं ये आपकी ट्रू फीलिंग्स हैं। अपनी ट्रू फीलिंग्स शेयर करें, और जो भी ट्रू फीलिंग्स हैं आपकी ऑनेस्टी के साथ शेयर करें और डिफाइन करते हुए शेयर करें। फिर जब भी आप इमोशनल किसी वजह से हुए हैं या आप किसी चीज़ के ऊपर बातचीत करना चाहते हैं तो फिर होल पर्सन के बारे में बातचीत नहीं करें, फिर आप उस एक बिहेवियर के बारे में बातचीत करें। जैसे आप कहते हैं कि आपका इस तरह से बातचीत करना मुझे नागवार लगा। हाँ, बजाय इसके कि आप किसी को ये कह दें फ़ौरन से कि उसको एज अ ह्यूमन बीइंग उसको रिजेक्ट करें, उसको एक इंसान की हैसियत से एक्सेप्टेंस देते हुए उसकी किसी रवैये के ऊपर आप बात कर सकते हैं कि इस रवैये से मुझे तकलीफ़ हुई, बजाय इसके कि आप ये कहें कि आपने मुझे तकलीफ़ दी या आप मुझे तकलीफ़ देते हैं। बिल्कुल। अब इसमें वैलिडेशन बड़ा इंपॉर्टेंट आता है, जो हमारा बेसिक टॉपिक भी है। हो सकता है आप घर में बैठे हैं और आपका कोई फैमिली मेम्बर आया और उसने आके शाउट करना शुरू कर दिया है या आपसे इस तरह से बातचीत करना शुरू कर दी, ये आपने ऐसे कर दिया, ये आपने वैसे कर दिया, ये आपने, और हम मोस्टली फ़ौरन से डिफेंसिव हो जाते हैं। हमें लगता है कि ये हम पे एकदम से जो चढ़ाई हो गई, ये हम पे कोई हमला हुआ है और इसका जवाब देना कोई हमारी अखलाकी जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं है। हो सकता है अगर वो इस तरह से आपके ऊपर शाउट करे तो आप सिंपल उनसे ये कहें कि मुझे लग रहा है कि इस वक्त आपकी मूड स्टेट ज़्यादा मुनासिब नहीं है, हम कुछ देर बाद बातचीत कर रहे हैं, या इस तरह से मैंने पहले आपको कभी नहीं देखा, मेरी फीलिंग्स कह रही हैं कि कुछ गलत हुआ है। तो आप बैठ जाएं, अगर तसल्ली से शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर लीजिए और कोशिश करें कि कोई थॉट प्रोवोक करें ऐसे में उस शख्स में, क्योंकि हो सकता है वो अपने किसी प्योर इमोशनल ब्रेन के थ्रू ही ऑपरेट कर रहा हो, बीच में कोई स्ट्रैटेजी या कोई उसमें इंटेलेक्चुअल ब्रेन को वो यूज़ ही ना कर रहा हो। सो ये भी बड़ा ज़रूरी होता है कि ऐसे में किसी शख्स के अंदर थॉट जो है वो उसे इंड्यूस कर दिया जाए। बिल्कुल। और जब भी लोग इस किस्म की आपसे बातचीत कर रहे होंगे, हमेशा याद रखें जब लोग आपके साथ एंगर से बातचीत कर रहे होंगे तब वो अपने फियर से ऑपरेट कर रहे होंगे, तब उनको कोई डर होगा। वो डर उनको अपने हवाले से हो सकता है, वो डर आपके रिलेशन के हवाले से हो सकता है, वो उनको डर आपके हवाले से हो सकता है। हमेशा एंगर के पीछे फ्रस्ट्रेशन और फियर होता है। चाहे अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को गुस्से से ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्टडी किया करें, वो फोर्स कर रहे हैं, वो जो फोर्स करने की उनकी पावर है, वो जो अग्रेशन की पावर है, उसके पीछे फियर है। अगर कोई आपको ख़राब मौसम में बाहर नहीं जाने दे रहा और गुस्से से बातचीत कर रहा है तो पीछे फियर ये है कि आपकी सेहत ख़राब ना हो जाए। अगर कहीं पे खड़े हुए आपके ऊपर आके कोई शाउट करना, गुस्सा करना शुरू कर देता है तो डेफिनेटली पीछे उनके फियर्स हैं, जो हो सकता है उनकी अपनी सिक्योरिटी के हवाले से हों या आपकी सिक्योरिटी के हवाले से हों। तो जब कोई गुस्से से आपके साथ ऑपरेट करता है तब आप उनके साथ लव से ऑपरेट करें। अगर आप लव से ऑपरेट करेंगे तो वो जो पीछे एक फियर का मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिकली डील होना शुरू हो जाएगा। अगर आप अग्रेशन की स्टेट में पहले ही पर्सन फियर में है, दोबारा से आप अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट करते हैं या गुस्से से बातचीत करते हैं तो उनका वो फियर और ज़्यादा बूस्ट हो जाता है और ज़्यादा हाई हो जाता है। तो अग्रेशन को परसीव करने के बजाय पीछे के फियर को परसीव करके अगर हम वहाँ पे जाके कोई ऐसी बात करें, जैसे आपने बात की, कोई ऐसा थॉट पर वो करें कि वो उनके फियर को सेटल डाउन करें, तो जो
एक्सप्रेशन एग्रेशन का वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा, आपकी रेपोर बड़ी अच्छी डेवलप होना शुरू हो जाएगी। और यही ट्रू कम्युनिकेशन है कि रीड बिटवीन द लाइन, कि जो सिनेरियो चल रहा है सामने, जो एक्सप्रेशन हो रहा है उसे अंडरस्टैंड नहीं करना, बल्कि जो उसके पीछे चल रहा है। जो अब एक पर्सन ऑफेंड हो गया है, लव में आ गया या इस किस्म की इमोशंस के साथ चार्ज अप हुआ है, तो पीछे इमोशंस के हैं, इमोशंस को अंडरस्टैंड करना। इमोशनल कम्युनिकेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं जिससे आप अपनी कम्युनिकेशन को सेफ बना सकते हैं और इफेक्टिव वे में जानदार आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो इमोशंस को सुनना, वैलिडेट करना और इन सारे तरीकों को फॉलो करते हुए इमोशनल कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाई जा सकती है। वेरी राइट, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपने हमें ऐसे तरीके बताए हैं जिनके थ्रू हम माफ़ कीजिएगा, हम कम्युनिकेशन को मौसर बना सकते हैं। नाजरीन, हमें यकीन है कि हमारे आज के शो ने भी आपको बहुत ज़्यादा मदद फराहम की होगी और आपके जितने सवालात हैं जो कि मैं अभी भी देख रही थी, इनको हम ज़रूर एड्रेस करेंगे अपने नेक्स्ट शो में। हमारे अगले प्रोग्राम को भी ज़रूर देखिएगा क्योंकि आपके आज के सवालों को हम शामिल करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। और इसी तरह इसी सीक्वेंस से मैंने अपने पिछले प्रोग्राम से कुछ सवाल जो हैं वो आज के शो में शामिल किए। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी जाफ़र साहब, वो हमसे इरफान जट साहब ने पूछा है और वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो अपने एग्ज़ाम डे की जो स्ट्रेस है उसको कैसे वो दूर कर सकते हैं, या जैसे टेस्ट एंग्जाइटी या एग्ज़ामिनेशन एंग्जाइटी होती है उस पर ओवरकम किस तरह किया जा सकता है। ये एक ऐसी एंग्जाइटी है जो तकरीबन हर स्टूडेंट एक्सपीरियंस करता है। बिल्कुल, और अगर मैं कहूँ कि अगर ये एंग्जाइटी ना हो तो फिर शायद दुनिया में किसी का पेपर भी अच्छा ना हो। ये बड़ी यूज़फुल एंग्जाइटी होती है। अब एंग्जाइटी की दो टाइप्स होती हैं, या स्ट्रेस भी दो तरह से आता है। एक स्ट्रेस होता है, यूज स्ट्रेस होता है, यूज स्ट्रेस और डिस्ट्रेस होता है। यूज स्ट्रेस वो होता है कि ऐसा ज़हनी दबाव जो आपको हल्का हल्का पुश किए रखता है, मैसेज दिए रखता है कि आपका कोई गोल है, आपने उसे अचीव करना है, जो आपकी नींद में हल्का सा खलल डाल देता है कि उठें, आप तैयारी के लिए तैयार हो जाएं, आपने पेपर की तैयारी करनी है या आपने कहीं पे जाना है तो आप उसके लिए तैयार हो जाएं। तो वो एक यूज स्ट्रेस होता है। और ऐसी एंग्जाइटी, बेचैनी की कैफियत जो इस वजह से आ रही हो कि आपने अपनी परफॉर्मेंस को अभी बेहतर करना है और मज़ीद बेहतरी की ज़रूरत है और उसके साथ साथ आप बेहतर करते भी जा रहे हो, तो ये हेल्दी है, ये नेचुरल है, ये पॉजिटिव है, ये सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं। ये वो एंग्जाइटी है जिसका बहुत बड़ा हाथ है हमारी कामयाबी के पीछे। लेकिन जब ये एंग्जाइटी इस हद तक बढ़ जाए कि हमें परफॉर्मेंस में रुकावट पैदा करना शुरू कर दे, जब हम प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन ना कर पाएँ, हम स्टडी ना कर पाएँ, हम पढ़ ना पाएँ, बार बार थॉट्स आए जा रहे हैं, बेचैनी से हम टिक के बैठ नहीं पा रहे, बैठ के स्टडी नहीं कर पा रहे, फिर ये अनहेल्दी एंग्जाइटी है। ऐसी एंग्जाइटी जो हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दे, ऐसा स्ट्रेस जो हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर दे, वो हेल्दी है। ऐसी एंग्जाइटी जो हमारी परफॉर्मेंस को में डिक्लाइन ले आए या कोई रुकावट पैदा करे, या ऐसा स्ट्रेस जो हमारी परफॉर्मेंस में रुकावट पैदा करे, वो अनहेल्दी है। पहले आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये एंग्जाइटी आपकी हेल्दी है या अनहेल्दी है। ठीक है। अगर अनहेल्दी एंग्जाइटी है तो फिर उसके लिए छोटी छोटी टिप्स हैं। हमारी एंग्जाइटी के पीछे जो हमारा मैकेनिज्म है वो अनईजीनेस होता है और हमारी मसल्स में रिजिडिटी के बायस होता है, जिसकी वजह से हमारे मसल्स में तनाव आना शुरू हो जाता है, हमें अनईजी कैफियत होना शुरू हो जाती है, शैलो ब्रीदिंग होना शुरू हो जाती है। तो सिम्टम्स बेस आप इसके हवाले से काम करना शुरू कर दें, जैसे वॉक करना शुरू कर दें, उसकी आपकी मसल टोन रिलैक्स हो जाएगी। डीप ब्रीथ करना शुरू कर दें, गहरे लंबे सांस लेना शुरू कर दें, उससे आपकी ऑक्सीजन कंप्लीट बॉडी में जाएगी और आप एक्सेल इजी वे में करेंगे तो उससे मसल टोन आपकी रिलैक्स हो जाएगी। वाटर इंटेक ज़्यादा कर दें, उससे टॉक्सिन ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना शुरू कर दें, फिर अपने आप को पॉजिटिव मैसेज देना। फिर एग्ज़ाम्स डेज में सारे स्टूडेंट्स के लिए खासकर छोटे छोटे गोल्स बनाना, जैसे एक चैप्टर आपने करना है तो उसे आप 4 हिस्सों में डिवाइड कर लें और हम अपने साथ वादा करें कि चैप्टर का एक पार्ट में एक सीटिंग में करूँगा, दूसरा दूसरी सीटिंग में और तीसरा तीसरी सीटिंग में, और यकीनी बनाएं कि जब आप एक सीटिंग में बैठें तो उसे मुकम्मल कर लें। जब आप मुकम्मल करें तो अपने आप को शाबाश दें। खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ जो इर्द गिर्द है वो अपने लिए रीइंफोर्सर के तौर पर ऐड करें और अपने आप को अच्छा फील करवाएँ। जब आप छोटा टारगेट अचीव कर लेंगे और फिर उसके बाद दूसरा और तीसरा, फिर आपको सेंस ऑफ कंप्लीशन मिलना शुरू हो जाएगी, उससे आपकी एंग्जाइटी कम होना शुरू हो जाएगी। फिर इस एंग्जाइटी के पीछे जो एग्ज़ाम्स के दिनों में आती है या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने की वजह से आती है, इसके पीछे प्रोक्रेस्टिनेशन होती है।
प्रोक्रेस्टिनेशन होती है जो स्टूडेंट्स खामखा टाल मटोल करते रहते हैं और पेपर की रात में जाके सब पढ़ने के हवाले से करते हैं, तो उससे अवॉइड करें। जितना भी आपके पास टाइम है उस टाइम को और अपने कोर्स को दोनों को डिवाइड करें और फिर उसके अकॉर्डिंग अभी भी कमिटमेंट करें अपने साथ कि आप इन सारे जो भी टाइम है इसके अकॉर्डिंग अपने टास्क अचीव करते जाएं, तो उससे भी आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी वैसे वैसे आपकी एंग्जाइटी कम होती जाएगी। एग्जामिनेशन हॉल में भी बैठ के रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करें। उसके बाद इमेजिनेशन लेवल पे कुछ एक्सरसाइज होती हैं। अगर किसी को एग्ज़ाम टेस्ट एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है या एग्जामिनेशन हॉल में जाके लगता है कि हाथ पाँव फूलना शुरू हो गए हैं या जितनी अच्छी तैयारी है वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अपने आप को एक पुरसुकून जगह पे बिठाएं, अपने आप को रिलैक्स करें, गहरा लंबा सांस लें, कुछ देर रोके रखें और फिर नाक से आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ करें। 2-3 बार ये प्रोसेस करें। जब बॉडी रिलैक्स हो जाए तो इमेजिन कर अपने माइंड में ये इमेजिन करें, ये तसव्वुर करें कि आप उस स्टेट में बैठे हैं और वहाँ पे बैठे हैं और जो एंग्जाइटी का लेवल है वो दोबारा से पैदा करें। कि अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं, पेन आपके हाथ में है, पेपर आपके हाथ में है, जो आपकी एंग्जाइटी है फिर उसे दोबारा से रिलैक्स करने की कोशिश करें, डीप ब्रीथ करें, अपने आप को मैसेज दें एवरीथिंग्स ओके, एवरीथिंग्स फाइन, अपने आप को डीप ब्रीथ करें, रिलैक्स करें, फिर दोबारा से करें। ग्रेजुअली ये कम हो जाएगी एंग्जाइटी और फिर जब आप इमेजिनेशन स्टेट से रियल स्टेट में जाएंगे तो आपको ये एंग्जाइटी इस लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। मुझे यकीन है कि इरफान जट साहब को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों तरह के सॉल्यूशंस जो हैं वो जाफ़र साहब के कंटेंट से ज़रूर मिले होंगे। मैं उनके बिहाफ पे आपको एक मरतबा फिर शुक्रिया कहूँगी सर। अच्छा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाती हूँ। स्टाइलिश अरसलान साहब हैं जिन्होंने हमसे सवाल पूछा है कि सेल्फ़ एस्टीम को इम्प्रूव करने के लिए फिर क्या मेथड्स हैं, और ये मेरा ख्याल है हम इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी कंडक्ट कर चुके हैं जिसमें हम सेल्फ़ एस्टीम को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे टिप्स दे चुके हैं। सो मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप कोई शॉर्ट सा आंसर इनको दे दें। सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करने के हवाले से एक तो जैसे मिस ने भी रिकॉल करवाया कि वाकई को हमारा कंप्लीट प्रोग्राम है, 1 घंटे का आप देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जिसमें आपको सेल्फ स्टीम का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड होगा, हेल्दी लो सेल्फ स्टीम के हवाले से अंडरस्टैंडिंग होगी। सेल्फ स्टीम होता है कि हमारा कॉन्सेप्ट अबाउट आवर सेल्फ वर्थ, कि हमारी अपनी नज़र में कदर कीमत क्या, और जब हमें फील होता है कि हम उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पा रहे या उस लेवल की हम अपने आप को कदर कीमत नहीं दे पा रहे या हम अपने आप को किसी सिचुएशन में किसी पर्सन से थोड़ा सा कम फील करते हैं और या हम ग्रैंडियोस फील करते हैं, तो ये लो सेल्फ स्टीम की साइन होती है। सबसे पहले अपने आप को ग्रेटिट्यूड मैसेज दें, पॉजिटिव मैसेज दें। हर इंसान इस यूनिवर्स में एक वैल्यू के साथ है, एक मकसद के तहत पैदा हुआ है और हर इंसान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है। अब हमें ज़रूरत होती है कि उस पोटेंशियल को राइट वे में यूज़ करने की। अपने आप को अप्रिशिएट करते रहा करें, ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाएं, जो नेमतें खुदा ने आपको दी हैं, जो अचीवमेंट्स आपने अपनी लाइफ में किए हैं, जो अचीवमेंट्स आप कर सकते हैं, जो टैलेंट्स आपके पास हैं, जो आपकी लाइफ में कंप्लीशन है, उन सब की एक लंबी लिस्ट बनाएं और उन पे ग्रेटिट्यूड फील करें। सेल्फ स्टीम में होता ही है कि जो हमने लाइफ में अचीव किया होता है वो हम इग्नोर करना शुरू कर देते हैं और जो हमारी फेलियर्स होती हैं वो हम हाईलाइट कर लेते हैं। अब आपने अपोजिट करना शुरू कर देना है, जो आपने लाइफ में अचीव किया है उस पर ग्रेटिट्यूड और इन्जॉय करना शुरू कर देना है, और जो आप नहीं अचीव कर पाए तो उसके लिए आपने दोबारा से ऐसी प्लानिंग बनानी है कि जिसके थ्रू आप अचीव कर पाएँ। लाइफ में फेलियर कभी भी फेलियर नहीं होती, फेलियर एक अपॉर्चुनिटी होती है कि दोबारा से हम वो सीखें और फिर से ट्राई करें जो हम प्रीवियस ट्रायल में नहीं सीख सके। तो लाइफ में जो भी फेलियर्स हैं, जो भी नाकामी है, उनको परमानेंट नाकामी फेलियर्स नहीं समझें। हर इंसान टैलेंटेड है और दोबारा से अगर वो सही तरीके से परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो परफेक्ट प्रैक्टिस से आप दोबारा से लाइफ में परफेक्ट हो सकते हैं। अपनी एबिलिटीज़ को जितनी भी आपकी गुड क्वालिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज़ करें, उनको इस्तेमाल करें। फिर ऐसे लोगों का ग्रुप अपने इर्द गिर्द रखें जो आपको अप्रिशिएट करने वाले हों, जो आपको अच्छा फील करवाने वाले हों। अपना कंपैरिजन कभी भी रॉन्ग वे में नहीं करें, ऐसे लोगों के साथ कंपैरिजन नहीं करें जो लाइफ में बहुत बड़े हाई अचीवर होते हैं। हमेशा याद रखें, दुनिया में जितने बड़े लोग हाई अचीवर हैं वो उतनी ज़्यादा फेलियर से फेस कर करके सामने आए हैं, और एक चीज़ जो उनमें है वो उनके में अच्छी सेल्फ स्टीम और डिटर्मिनेशन है। हाँ, कंसिस्टेंसी के साथ वो चलते रहते हैं। बिल्कुल, अगर आप भी अपनी लाइफ में कंसिस्टेंसी डेवलप कर लेते हैं और फेलियर को फेलियर नहीं समझते, एक अपॉर्चुनिटी समझते हैं और अपना कंपैरिजन अपने मुताबिक बनाते हैं कि आपकी करंट एज के मुताबिक
जो भी आपके टैलेंट्स हैं, जो भी आपके पोटेंशियल्स हैं, क्या आपने ये सारे इस्तेमाल कर लिए? अगर तो आपने सारे ही इस्तेमाल कर लिए तो फिर तो आपको फर्दर सीखने की ज़रूरत है। ज़्यादातर रिसर्चेस बताती हैं कि हम अपने पोटेंशियल्स अपनी एज के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करते ही नहीं हैं। तो उन अपने सारे पोटेंशियल्स को बरोए कार लाएँ, उन पे अमल करना शुरू कर दें, उससे आपको अच्छा फील होगा। वॉक करना शुरू कर दें, अपने आप को एज ए स्पेशल ट्रीट करना शुरू कर दें, अपने आप को अच्छी सी ट्रीट देना, गिफ्ट देना, अपने आप को गिफ्ट देना, ऐसी हैबिट्स डेवलप करना शुरू कर दें और अपने आप को स्पेशल समझ, आप यकीनन स्पेशल हैं, हर इंसान स्पेशल है, और अपनी कदर करना शुरू कर देना। सेल्फ रिस्पेक्ट, दूसरों की कदर करना और अपनी कदर भी करना और दूसरों को इस तरह से फील करवाना कि वो आपकी कदर करें। फिर सेल्फ एफिकेसी के जो भी आपकी लाइफ में आपकी एबिलिटीज़ हैं उनका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना। ये वो टिप्स हैं जिन्हें आप अपनी लाइफ में लेके आएंगे तो उससे आपकी सेल्फ स्टीम बेहतर होना शुरू हो जाएगी और आपकी अपनी नज़र में सेल्फ वर्थ बूस्ट होना शुरू हो जाएगी, जो कि हर इंसान की बड़ी अच्छी होती है। बस थोड़ा सा बूस्ट करने की ज़रूरत होती है, तो बूस्ट करेंगे। हार्ड वायरिंग सबके अंदर होती है कि वो अच्छा फील करें अपने बारे में, क्योंकि हमारे ब्रेन का मैकेनिज़्म कुछ ऐसा है कि हम पैदा हुए अपने लिए, यानी हमारा दिमाग हमारे लिए हमेशा वकील सफाई का काम करता है अगर आप गौर करें तो। और हमारी यूनिवर्सल नीड भी है कि हम ना सिर्फ ये कि हम अपनी नज़र में बल्कि दूसरों की नज़र में भी हमारी जो इज़्ज़त है वो बढ़ती रहे। इसी मैसेज के साथ जिसमें कि जाफ़र साहब ने बहुत अच्छे तरीके से कुछ टिप्स दिए सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, मैं आपको ये एक दफ़ा फिर याद दिलाना चाहूँगी कि अगर किसी बारे में आप जानना चाह रहे हैं, हम में से किसी से हमारी राय चाहते हैं, तो फिर आप लिख भेजें हमें कमेंट्स के ज़रिए अपने सवालात। और अगर आप अपनी आइडेंटिफिकेशन शो नहीं करना चाहते तो आप इनबॉक्स में भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में ज़रूर आपका सवाल जो है उसे शामिल करेंगे। इसी मैसेज के साथ इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीक इसी टाइम पर दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए हम दोनों को। खुदा हाफिज़।